दोस्तों आज की फिल्म है अलोन इन बर्लिन। इस फिल्म के टाइटल में ही इसकी पूरी कहानी छिपी हुई है। इसमें जंग से जो लोगों के जीवन पर असर होता है उसे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इस फिल्म का हर एक सीन इतना पावरफुल और इमोशनल है, मैं बयान नहीं कर सकता। तो फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल है 1941। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू हुए एक साल का वक्त बीत गया था। हम एक जर्मन सोल्जर को देखते हैं। वो अकेला जंगलों में भाग रहा है। उसका नाम हैंस है। तभी कुछ फ्रांस के सोल्जर उसे गोली मार देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम जर्मनी का बर्लिन शहर देखते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि कल जर्मनी ने फ्रांस पर जीत हासिल कर ली है। उसी बीच हम एक महिला को देखते हैं। उसका नाम ईवा है, जो मिलिट्री पोस्टल सर्विस के लिए काम करती है। वो एक बिल्डिंग में जाती है। वहाँ एक नाजी कैप्टन था। ईवा बताती है कि मिलिट्री से लेटर आया है कि जंग में क्वेंगल का एक लौता बेटा शहीद हो गया है। हम घर में ओटो और एना को देखते हैं। ये वही कपल था जिसकी बात वो पोस्टल महिला ईवा कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। ओटो दरवाज़ा खोलता है। ईवा उस लेटर को देती है। ओटो उस लेटर को देखता है और अपनी वाइफ एना को दे देता है। एना कुछ देर तो उस लेटर को देखती रहती है, क्योंकि उस लेटर को खोलकर पढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह वो लेटर को खोलकर पढ़ती है और पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है, क्योंकि हैंस उसका इकलौता बेटा था। और वो उस लेटर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है कि सब झूठे हैं, तुम्हारे दिखावे की जंग और ये तुम्हारे लीडर सब झूठे हैं। पर ओटो की आंख से एक आंसू नहीं निकलते। दुख उसे बहुत था, पर वो उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा था। ओटो रोज की तरह उस दिन भी अपने काम पर निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चलते वक्त सीढ़ियों पर उसके कदम रुक जाते हैं, फिर वो चलने लगता है। सड़क पर भी सब पहले जैसा था, पर आज भीतर एक कमी सी महसूस हो रही थी। सब फ्रांस पर जर्मनी की फतह का जश्न मना रहे थे, पर ओटो को भीतर एक अलग सा दर्द उठ रहा था। ओटो एक फैक्ट्री में काम करता है, जहां जंग में लगने वाले सामान का निर्माण किया जाता था, जैसे कि ताबूत वगैरह। एना एक शॉप में जाती है मिल्क और ब्रेड लेने, पर वो वहाँ खो जाती है। उसे अपने बेटे हैंस की याद आने लगती है। वो इमोशनल हो जाती है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अब उनके बीच नहीं है। तभी वहाँ से वो पोस्टल महिला ईवा गुजर रही थी। वो एना को इस तरह से देखती है तो उसे घर छोड़ने चली जाती है। रात घर में हम देखते हैं एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। ओटो हैंस की जनरल पढ़ रहा है। उसमें हिटलर की एक तस्वीर है एक बच्चे के साथ, पर अब उसे हिटलर को देख न जाने क्यों एक चिढ़ सी आ रही है। शायद हैंस की मौत का जिम्मेदार वो हिटलर को ही मानता है, जिसने पूरी दुनिया को इस जंग के आग में ढकेल दिया। उसमें एक शब्द लिखा था, डेर फ्यूरर, यानी लीडर, जो शब्द वहाँ के लोग हिटलर के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वो उसे बदलकर लायर कर देते हैं, एक झूठा इंसान। दूसरे दिन जब ओटो काम के लिए निकलता है तो बिल्डिंग के नीचे उसे एक शख्स कहता है कि हमने फ्रांस पर जीत हासिल कर ली है और हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। दुनिया का सबसे अमीर देश जर्मनी होगा। पर ओटो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने काम की तरफ निकल जाता है। फैक्ट्री में एक नाजी जनरल आया था। वो बताता है कि हम आने वाले कुछ हफ्ते में इंग्लैंड को भी जीत लेंगे और जंग खत्म हो जाएगी, और हिटलर चाहते हैं कि ताबूत का प्रोडक्शन 30 गुना तक बढ़ा दिया जाए। आखिरी में वो कहता है कि क्या किसी को इस बारे में कुछ कहना है। ओटो हाथ ऊपर करता है। वो कहता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मशीन इंस्टॉल करने की आवश्यकता है, और यहाँ कुछ कामचोर हैं जो काम के बीच राजनीति की बातें करते हैं और टाइम पास करते हैं। सारे वर्कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी उसमें से एक शख्स गुस्से में कहता है, क्या तुमने विंटर रिलीफ फंड में एक भी पैसा डोनेट किया था? ओटो कहता है, मैंने जंग में अपने एक लौते बेटे को कुर्बान कर दिया। अब इससे बड़ा डोनेशन क्या हो सकता है? वहाँ सबके सर शर्म से नीचे झुक जाते हैं। एना घर में बैठी होती है। तभी दरवाजे पर दो महिलाएं आती हैं। वो नाजी वुमेन्स लीग का हिस्सा होती है। वो एना को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो उनके साथ जाती है, पर अब उसके मन में नाजीज के लिए एक नफरत आ गई है। वो उनकी बातों में अपना योगदान नहीं देती। वो सब एक महिला के घर जाती है। वहाँ वो दोनों महिलाएं कहती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड पोलैंड में जंग लड़ रहा है और तुम यहाँ अच्छे वक्त बिता रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो महिला एना की तरफ देखती है और बताती है कि मुझे अपने हस्बैंड की बहुत चिंता है, मैं इस बात को बयान नहीं कर सकती। उसे सुन एना इमोशनल होकर बाहर आ जाती है
और अपने घर की तरफ निकल जाती है। यहाँ हम फैक्ट्री में देखते हैं मशीन के भीतर आकर एक शख्स की उंगलियां कट जाती है। ओटो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है क्योंकि तुम जंग में नहीं जाना चाहते। रात हम देखते हैं रोज़ की तरह आज भी घर में एक अजीब सा सन्नाटा है। दोनों अलग अलग बैठे अपने बेटे हैंस को याद कर रहे हैं। ओटो बुक पेन लेकर डाइनिंग रूम में जाता है और ऐना से कहता है अगर कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, और वो जाकर बैठ जाता है। ऐना के पूछने पर वो बताता है कि मैं लिख रहा हूँ। ऐना एक बार फिर पूछती है किसके लिए। ओटो जवाब देता है पता नहीं। वो बताता है मैं कार्ड्स लिख रहा हूँ जो सबको सच बताएंगे। ऐना उसके पास जाती है। उस कार्ड्स में लिखा था कि हिटलर ने मेरे बेटे को मार दिया, कल वो तुम्हारे बेटे को भी मार देगा। इस कार्ड को एक दूसरे को पास करते रहना। ऐना को कुछ समझ नहीं आता, वो उसे रोकती है, पर ओटो कहता है मुझे लिखने दो, शायद मैं अपने दर्द को इसी तरह से व्यक्त कर सकता हूँ। उसी बिल्डिंग में एक बुजुर्ग जीविश महिला भी छिपकर रहती है। हिटलर ने उस वक्त जीविश लोगों पर से सारे लीगल प्रोटेक्शन हटा लिए थे। अगर उन्हें कोई नाजी भी मार देता है तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। पोस्टल महिला ईवा कभी कभी उसके लिए कुछ खाने को ले आती है। रात उसी महिला के घर एक पड़ोस का शख्स घुस जाता है चोरी करने के लिए, क्योंकि वो अकेले ही रहती थी। तभी वहाँ बिल्डिंग में रहने वाला लड़का आ जाता है और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। वो शख्स उन्हें देख कहता है कि हम चोरी का सामान बांट लेते हैं। सब मान जाते हैं, पर वो महिला डर से छिपकर ऐना के घर चली जाती है। ऐना उसे कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। ओटो को ये देख काफ़ी दुख होता है। सुबह वो महिला उठकर अपने घर की तरफ जाती है। तभी एक शख्स उसे अपने घर ले जाता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने रूम में गई तो वो फिर आ सकते हैं और तुम्हें मार देंगे। पर बिल्डिंग का एक शख्स उसे देख लेता है। ये वही शख्स था जो कल रात चोरी करने घुसा था। हम देखते हैं सुबह ओटो पोस्ट कार्ड जेब में रखता है और जाने लगता है, पर ऐना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। वो कहता है कि जर्मन ने अगर पकड़ लिया तो वो औरतों को भी फांसी देते हैं और इसमें बहुत खतरा है, तुम नहीं आ सकती। ऐना के कहने पर ओटो मान जाता है। वो कहता है कि तुम सिर्फ बिल्डिंग तक जाओगी और मैं भीतर जाकर कार्ड को रखूँगा। ऐना मान जाती है। ओटो जाकर एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर वो कार्ड रख देता है और वहाँ से निकल जाता है, जो कि एक सरकारी दफ्तर था। एक शख्स उस कार्ड को पढ़ने लगता है। फिर ओटो और ऐना एक आउटसाइड रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। उन्होंने हिटलर के विरोध में अपना पहला कदम उठा दिया था। ओटो कहता है अब से हम पूरे बर्लिन में अकेले हैं। यहाँ हम देखते हैं वो शख्स उस जीविश महिला फ्राउ को समझाता है कि अगर तुम इस कमरे से बाहर गई तो तुम मारी जा सकती हो। दूसरे दिन सुबह वो लड़का एक नाजी ऑफिसर को वहाँ लेकर आता है और बताता है कि ये शख्स उस जीविश महिला के घर चोरी करने घुसा था। वो ऑफिसर कहता है मैं उस महिला से खुद बात करूँगा, पर वो बताता है कि वो महिला उस बूढ़े शख्स के घर में है। ऑफिसर उसके घर में जाता है। वो बूढ़ा शख्स उसे देख डर जाता है। फ्राउ अपने घर में चली गई थी। वो लड़का उस ऑफिसर को लेकर उसके घर में आ जाता है। वो महिला उस लड़के को देख कहती है कि तुम जब छोटे थे तो मेरे अपार्टमेंट में खेलते थे और मैं तुम्हें एप्पल केक देती थी। पर वो लड़का उसकी बातों को नहीं सुनता और वो नाजी पुलिस उस जीविश महिला को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाने लगती है। पर जाते वक्त वो महिला बिल्डिंग के खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। उसकी लाश को उठाकर ले जाया जाने लगता है। ओटो उसकी लाश देखता है। घर पर ऐना उसे बताती है कि फ्राउ की डेथ हो गई है। ओटो कहता है मुझे पता है। अब दोनों के मन में हिटलर के लिए और घृणा आ गई थी। ओटो दूसरे दिन एक शॉप पर जाकर पोस्ट कार्ड खरीदता है और ग्लव्स लेता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट ना मिले उस पर, और रात फिर से वही पोस्ट कार्ड पर लिखता है। और देखते ही देखते कई लोगों को इस कार्ड के बारे में पता चल जाता है। ऑफिसर जॉट उन सभी पोस्ट कार्ड्स को इंस्पेक्टर एशरीज के सामने पढ़ता है। वो ऑफिसर कहता है अब हम क्या करेंगे। इंस्पेक्टर कहता है हम बर्लिन में रहने वाले हर एक शख्स से पूछताछ करेंगे जिसने पिछले 2 हफ्तों में अपना बेटा खोया है। वो कहता है उसने पोस्ट कार्ड में जिक्र किया है कि हिटलर ने मेरे बेटे को मार दिया। इसका मतलब उसका एक ही बेटा है। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसको ढूंढ निकालेंगे। दूसरे दिन हम देखते हैं सुबह से शाम तक ओटो शहर से कई जगहों पर कार्ड रखता है। आगे हम देखते हैं ऐना नाजी वुमेन्स लीग के सुपीरियर के पास जाती है और उस लीग से अपना नाम वापस ले लेती है, क्योंकि उसे अब नाजीज़ के लिए काम करना ठीक नहीं लग रहा था।
ओटो जब घर आता है तो ऐना उसके ग्लव्स देख के उस पर गुस्सा हो जाती है कि हमने जंग में अपना बेटा खो दिया, बाकियों ने भी खोया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी जान खतरे में डालो। ओटो उससे कहता है ये सिस्टम बहुत घटिया है और जब से मैंने ये काम शुरू किया है मैं खुद को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। हम देखते हैं ओटो शहर के हर जगह उन कार्ड्स को रखना शुरू कर देता है, पर इंस्पेक्टर को अभी तक पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये कर कौन रहा है। उनके पास उन पोस्ट कार्ड्स के लोकेशन के अलावा और कोई सुराग नहीं था। हम देखते हैं कुछ वक्त बाद सर्दियाँ आ गई हैं और अब सोवियत ने जर्मनी पर अटैक कर दिया है। वो प्लेन से आते और बॉम्ब बरसाकर चले जाते, इसीलिए बर्लिन में लोगों के लिए शेल्टर का प्रबंध किया गया था और इसी बीच ओटो और ऐना अपना काम कर रहे थे। जब एक दिन एक बिल्डिंग में वो पोस्ट कार्ड रखने जाता है तो उसे एक शख्स देख लेता है और उसकी शक्ल अच्छे से देख नहीं पाता और ओटो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरे दिन जनरल प्रायल इंस्पेक्टर से मिलने आता है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वो जो भी है बहुत शातिर है। इस ऑपरेशन का नाम हमने हॉबगॉब्लिन रखा है। जनरल पूछता है कि अब तक कितने लोकेशन पर कार्ड मिले हैं। वो बताता है 129। ये सुनकर जनरल प्रायल उस पर गुस्सा हो जाता है कि उसका पता लगाओ, मुझे भी किसी को जवाब देना है। रात हम देखते हैं ओटो पोस्ट कार्ड्स लिख रहा होता है। वो ऐना से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उन सभी पोस्ट कार्ड्स का अब तक हुआ क्या होगा। ऐना कहती है पर तुम क्यों जानना चाहते हो? ओटो कहता है मैं लोगों का रिएक्शन देखना चाहता हूँ। ऐना कहती है शायद लोग हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं। ऐना और ओटो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं जब वो एक दूसरे से पहली बार मिले थे। दोनों उन पलों को याद कर भावुक हो जाते हैं। दूसरे दिन वही शख्स नाज़ी हेडक्वार्टर में आता है जिसने रात ओटो को बिल्डिंग में कार्ड रखते देखा था। इंस्पेक्टर उससे स्केच बनवाता है। वो बताता है कि मुझे साफ याद नहीं क्योंकि वो रात का समय था। हम देखते हैं ओटो अपने काम को सफाई से करता जा रहा था। ना कोई फिंगरप्रिंट ना कोई सुराग। पुलिस के लिए ओटो को पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। हम देखते हैं शहर में और पुलिस तैनात कर दिए गए थे। पुलिस लोगों के सामान, पेपर्स बस और ट्रेन में चेक कर रही थी। इंस्पेक्टर इस बात से गुस्सा था कि वो प्रायल को क्या जवाब देगा। जॉट उसकी स्केच लेकर उसे हर जगह ढूंढने लगता है। रात जब ओटो घर आता है तो देखता है टेबल पर ऐना ने केक रखा है। वो बताती है आज उनके बेटे हैंस का जन्मदिन है। ओटो इस बात से काफ़ी दुखी हो जाता है। दोनों की आंखें नम हो जाती है। एक दिन इंस्पेक्टर एक बिल्डिंग से एक शख्स को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। उसे शक था कि यही वो शख्स है जो कार्ड्स लिख रहा है, पर उस इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि ये वो नहीं है और वो उसे छोड़ देता है। दूसरे दिन जनरल प्रायल इंस्पेक्टर को अपने हेडक्वार्टर में बुलाता है। वो कहता है कि तुमने उस शख्स को जाने क्यों दिया? इंस्पेक्टर कहता है कि वो दोषी नहीं था। इस बात पर वो जनरल उसे सबके सामने मारने लगता है और उसे 2 दिन का वक्त देता है उस दोषी को मारने के लिए। फिर उसे उठाकर सड़क पर फेंक देते हैं। इंस्पेक्टर को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है। इंस्पेक्टर उस शख्स के घर जाता है और बताता है कि मुझे पता है कि तुम दोषी नहीं हो, पर मेरे सीनियर एसएस ऑफिसर को लगता है कि तुमने ही कार्ड्स लिखे हैं और वो तुम्हें अरेस्ट करके अपने तरीके से पूछताछ करेंगे। वो शख्स रोने लगता है और डर जाता है। वो कहता है इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। इंस्पेक्टर उसे गोली मार देता है और जनरल को आकर बताता है कि उस शख्स ने सुसाइड कर लिया। वो कहता है क्या अब तक कोई कार्ड फिर से मिला? इंस्पेक्टर कहता है अभी तक नहीं। जब वो इंस्पेक्टर ऑफिस में जाता है तो वहाँ कार्ड रखा हुआ था जो कि उन्हें नए लोकेशन से मिला था। वो पूरी तरह से डर जाता है। हम देखते हैं ऐसा करते करते 3 सालों का वक्त बीत गया था, 1941 से 1943 तक, पर उस कार्ड से लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। जर्मनी अब जंग हारता जा रहा था और चारों तरफ बॉम्बिंग हो रही थी। हम देखते हैं ओटो फैक्ट्री की तरफ जा रहा होता है। तभी वो फैक्ट्री में चेक करता है, उसका जेब फटा है और वो देखता है कार्ड्स नीचे गिरा है। उस कार्ड को एक वर्कर उठा लेता है, पर उसे पता नहीं था कि ये किसने लिखा है। ओटो उसके पास आता है और पुलिस को इस बात की जानकारी देने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर वहाँ आ जाता है। वो वहाँ आकर सभी वर्कर के एड्रेस चेक करता है क्योंकि उसे अब तक पता चल गया था कि सभी कार्ड्स एक पर्टिकुलर लोकेशन से आकर रखे जा रहे थे और उसे पता चल जाता है कि ओटो ही वो शख्स है जिसने कार्ड्स लिखे हैं। और यहाँ पुलिस आकर ऐना को भी अरेस्ट कर लेती है।
इंस्पेक्टर ओटो को ऑफिस में लाकर लोकेशन पिन दिखाता है और बताता है कि ये सब वो लोकेशन है जहां तुमने अब तक 267 कार्ड्स रखे थे। इंस्पेक्टर कहता है कि तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम सब कुछ बदल दोगे। हमने ऐना को भी अरेस्ट कर लिया है। ओटो उससे कहता है ऐना को छोड़ने के लिए, उसके बदले वो अपना कन्फेशन देने के लिए तैयार है। दूसरे दिन इंस्पेक्टर जनरल के यहाँ आता है। वहाँ वो देखता है कि ओटो को घुटने के बल बिठाया गया है और उसके सर पर ऑफिसर्स कांच की बोतल फोड़ रहे हैं। जनरल इंस्पेक्टर को भी एक ग्लास देता है ओटो के सिर पर फोड़ने के लिए। ओटो उसकी तरफ देखता है। इंस्पेक्टर को ओटो के लिए काफ़ी दुख हो रहा था, पर वो जनरल के बार बार कहने पर ग्लास फोड़ देता है। दूसरे दिन ऐना और ओटो को कोर्ट में ट्रायल के लिए लाया जाता है। वहाँ एक दूसरे को देख दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। उन दोनों को पता था कि आज उनका आखिरी दिन है, इसके बाद वो कभी नहीं मिलने वाले हैं। ओटो उसे बताता है कि अब कुछ भी नहीं बदल सकता। ऐना कहती है कि अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ जज उन दोनों को मौत की सज़ा सुनाता है। हम देखते हैं उसी दिन ऐना से मिलने जेल में उनका पड़ोसी आता है जिसने उस जीविश महिला की मदद की थी। वो ऐना को हिम्मत देता है। जब वो शख्स जाने लगता है तो ऐना उससे कहती है कि ओटो तो यहाँ नहीं है। मैं चाहती हूँ आप मेरे चेहरे पर हाथ रखें ताकि मैं ओटो को आखिरी बार महसूस कर सकूँ। ऐना आंख बंद करती है। वो ऐना के चेहरे पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। उस लम्हे को याद करके ऐना की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। हम देखते हैं ओटो को एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा रहा था। इंस्पेक्टर वही था। वो कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ओटो जवाब देता है एक कार्ड और एक पेन चाहिए मुझे। इंस्पेक्टर की नज़र नीचे झुक जाती है। ओटो कहता है तुमने ऐना को भी इसमें शामिल कर दिया। फिर वो ओटो को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर को खुद पर काफ़ी शर्म महसूस होती है और वो इमोशनल हो जाता है और ओटो को यहाँ मार दिया जाता है। रात इंस्पेक्टर आकर उस मैप को देखता है। बस एक वही था जिसने ओटो और ऐना के सारे कार्ड्स पढ़े थे। वो सभी कार्ड्स को लेकर खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक देता है और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। बाहर सभी कार्ड सड़क पर गिर जाते हैं और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये फिल्म ओटो और एलिस हैम्पल के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 1941 से लेकर 1943 तक 287 पोस्ट कार्ड्स लिखे थे और पूरे बर्लिन में खलबली मचा दी थी। और 1947 में एक जर्मन राइटर ने इस कहानी पर एक नोवेल भी लिखी। 2009 में इस नोवेल का इंग्लिश वर्जन पब्लिश किया गया था, एवरी मैन डाइज अलोन। आपको कैसी लगी ये कहानी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं।